गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी आयलर लैग्रांज इक्वेशन एंड उसके बाद पढ़ी हमने आयलर पोइसन इक्वेशन। तो एक बार ये इक्वेशंस को समराइज करके हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सी इक्वेशन कब यूज आती है। देखिए, जब हमारा फंक्शनल कैसा होता है, हमारा फंक्शनल होता है आई ऑफ वाई एक्स कैसा हो। मान लिया x नोट से x1 तक जा रहा है, f जो फंक्शन है x y y डैश dx हो, तो इसके लिए हम लिखते हैं आयलर लैग्रांज इक्वेशन एंड वो इक्वेशन होती है डेल f अपॉन डेल y माइनस का d बाय dx डेल f अपॉन डेल y डैश बराबर 0। ये हमारी थी आयलर लैग्रांज इक्वेशन जब हमारा फंक्शन ऐसा है। दूसरा फर्स्ट पॉइंट, दूसरा जब हमने पढ़ा था कि हमारा जो ये फंक्शन है ये डिपेंडेंट जो वेरिएबल है या वो डिपेंड करे उसके हायर डेरिवेटिव्स पे, यानी कि जो हमारा ये फंक्शनल बन जाए या वेरिएशनल जो प्रॉब्लम है वो इस टाइप से हो दिखने में x0 टू x1 f जो हमारा फंक्शन है x y y डैश y डबल डैश या हम मानते हैं इसे nth डेरिवेटिव तक पे ये डिपेंडेंट हो, तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है उसे लिखते हैं आयलर पोइसन इक्वेशन। क्या लिखते हैं? आयलर पोइसन इक्वेशन। और ये क्या होती थी हमारी डेल f अपॉन डेल y माइनस डी बाय डी एक्स डेल f अपॉन डेल y डैश प्लस d2 dx2 डेल f अपॉन डेल y डबल डैश प्लस इसी तरह माइनस आएगा ये वाली टर्म, तो डॉट 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 माइनस 1 रेज टू पावर n डी एन अपॉन डी एक्स रेज टू पावर n डेल f अपॉन डेल y nth प्राइम बराबर 0। ये होती थी हमारी आयलर पोइसन इक्वेशन एंड इन दोनों की हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और बात की थी। सबसे पहले नॉर्मल हमारा था, हमारी वेरिएशन प्रॉब्लम नॉर्मल थी। फिर इसके बाद हमारी जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है ये हुई कि हमारा फंक्शन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के हायर डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करे, यानी कि फंक्शन डिपेंड्स अपॉन हायर वेरिएबल हायर डेरिवेटिव्स। अब हमारा थर्ड आता है कि हमारा जो फंक्शनल है उसमें कैसे हो, फंक्शनल में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है, यानी कि फंक्शनल हैज, थर्ड पॉइंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, फंक्शनल हैज मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है। तो हमारा फंक्शनल कैसा दिखने वाला है, वेरिएशनल प्रॉब्लम आई ऑफ वाई एक्स एक्स नॉट टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स वाई वन। मान लिया एक हमारा y1 है, एक y2 है, yn n मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x कैसा है, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब y1 किसका फंक्शन है, x का, y2 किसका फंक्शन है, x का, एंड yn भी x का फंक्शन है। एंड यदि सिर्फ सिंपल वन डेरिवेटिव की बात करें, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव की बात करें, तो इस तरह से हमारा यदि फंक्शनल ऐसा है तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों का मिक्सअप करेंगे हम इसके लिए लिखने के लिए क्या करते हैं, हम जो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, y डिपेंडेंट है, तो y के लिए क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव, एंड यहाँ पे y डैश के लिए यहाँ पे कितने हैं, y1 y2 yn है, तो हम यही इक्वेशन सभी के लिए अलग अलग यूज करेंगे। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे इसे, डेल f अपॉन
डेल वाई आई माइनस का डी बाय डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई आई डैश बराबर 0। यानी क्या हुआ, इट मीन्स हमारे पास n इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, एक बार हम i को 1 लेंगे, जो i होगा वो हमारा 1 से लेके n तक होने वाला है। ठीक है, y1 लेंगे, एक बार y2 लेंगे, y3 लेंगे, yn लेंगे। n इक्वेशंस हमें इस टाइप से मिलने वाली है। अब यदि आपके पास हो जाए, मान लिया फंक्शनल हो जाए i ऑफ yx है वो इस टाइप से हो जाए x0 टू x1 हमारा f जो फंक्शन है उस पर एक इंडिपेंडेंट है, एक है y1 एक है y2। दो कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं एंड उनके लिए वन डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव भी हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, एंड तक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दो ही होंगे। यदि हमारा वेरिएशनल प्रॉब्लम इस टाइप से है तो अब हम क्या करेंगे, हम ये भी यूज़ करेंगे और ये वाली पोर्शन वाली भी यूज़ करेंगे। जब n की वैल्यू 2 है तो आपके पास यहाँ से जो इक्वेशंस आएंगी या नेसेसरी कंडीशन क्या आने वाली है, ये आने वाली है डेल एफ अपॉन डेल y1 माइनस का d बाय डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल y1 डैश प्लस का d2 dx2 डेल एफ अपॉन डेल y1 डबल डैश बराबर 0। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों नेसेसरी कंडीशन है, दोनों होल्ड होंगी, दोनों का जो कॉमन हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, एक्सट्रीमाइजिंग कर्व या एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल y2 माइनस का d बाय डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल y2 डैश प्लस का d बाय डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल y2 डबल डैश बराबर 0। ये जो दोनों इक्वेशंस होंगी, इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमें जो n इक्वेशंस होंगी, n की n इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है और जो हमारा कॉमन रिजल्ट आने वाला है दो साथ साथ सॉल्व करने पे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ी होगी, वहीं से आएगा ये, उस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा, हमें y1 और y2 दो अलग अलग मिलेंगे x की फॉर्म में, वो हमारा आंसर होगा। तो ये तीसरी टर्म आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं, जब हमारे पास डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जब एक से ज़्यादा हैं तो आप ये इस टाइप से सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक की बातें थी नॉर्मल। ठीक है, चाहे तो हम एक एग्जांपल कर लेंगे। सबसे पहले देखिए आयलर लैग्रांज इक्वेशन, आयलर पॉइसन इक्वेशन, और जब यदि डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाए, अभी तक आप देखिए इंडिपेंडेंट सिर्फ हमने सिंगल एक वेरिएबल लिया है x1, अभी तक इंडिपेंडेंट को हमने टच भी नहीं किया है, वो सिंगल ही लिया है। अभी हम डिपेंडेंट पे ही बात कर रहे हैं कि ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो हम अकॉर्डिंग टू हमारे फंक्शन के देखेंगे आयलर लैग्रांज लगानी है या आयलर पॉइसन लगानी है, हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। और जो काम हम सिंगल वाले किसी एक के लिए कर रहे थे, अब वो इन सब के लिए अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी और सभी को एक साथ सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलो एग्जांपल, ताकि आप लोगों को थोड़ा ये भी पता लग जाए, कुछ लोगों को याद ना हो कि हम लोग कैसे साइमल्टेनियसली वाली कैसे करते हैं, तो वो भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, वैसे आप सबने पढ़ी हुई है, आपको ध्यान ना हो तो बातें अलग है। एक एग्जांपल करते हैं, फिर इसके बाद हम अब बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे। तो ये आप समझ चुके हैं। एग्जांपल लिखिए,
एग्जाम्पल, एक सेकंड रखिए, मैं इंक डाल लेती हूँ इसमें। तो देखिए, जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, जैसे y1 और y2 yn तक थे, तो वहां पे फंक्शनल हमें खाली, वहां तो मैंने y1 y2 से डिनोट किया था, तो खाली y ऑफ x लिख दिया या y ऑफ x लिख दिया। जब दो हैं हमारे पास, दोनों अलग अलग नोटेशन से डिनोट करेंगे, yx zx, यानी y और z यहाँ पे कैसे हैं, दोनों हमारे डिपेंडेंट हैं। यदि y1 और y2 होता तो y1x y2x लिखते हम, या फिर हम लिख देते y ix, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए। बाकी आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ नोटेशन है। तो आप, हमारा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है x नॉट टू x1, यानी कि जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है x नॉट टू x1, x नॉट टू x1 2yz माइनस का 2y स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर माइनस z डैश स्क्वायर, माइनस का z डैश स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ y एंड z आर डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। y एंड z दोनों के लिए हमें लिखनी होगी आइदर लैग्रांज इक्वेशन, क्योंकि डैश तक ही है, सिंगल ही। ठीक है, तो हम इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होंगी, नेसेसरी कंडीशंस, वो हम क्या बनाएंगे, डेल एफ फंक्शन हमारा ये है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0, एंड सेकेंडली डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस का डी बाय डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड डैश बराबर 0। तो ये बात समझ में आई होगी कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, दो डिपेंडेंट हैं और दोनों के लिए हमें अलग अलग लिखनी होगी कंडीशंस। तो यहाँ से हम लिखते हैं, क्या कंडीशन बनेगी हमारी, y के रेस्पेक्ट में जब हमने डेरिवेटिव किया तो 2z माइनस का 4y माइनस का d बाय डी एक्स एंड y डैश के लिए हो जाएगा हमारा 2y डैश बराबर 0, एंड इसे हम सोल्व करते हैं। 2 हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और इसे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो y डबल डैश प्लस का 2y माइनस जेड बराबर 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि ये कैसे आया है। एंड फिर हम सेकंड वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सेकंड वाली के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाली के लिए z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो z के रेस्पेक्ट में एक ही टर्म है 2y माइनस का d बाय डी एक्स एंड z डैश के लिए हो जाएगा माइनस का 2z डैश बराबर 0। अब इसे हम सोल्व करते हैं तो z डबल डैश प्लस y बराबर 0। अब इन दोनों को हमें, दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इन्हें हमें सोल्व आउट करना है, इन्हें हमें सोल्व करना है और आंसर निकालना है। जो हमारा आंसर होगा y एंड z का x की फॉर्म में, वो हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ से z डबल डैश की वैल्यू इजीली निकल आएगी, तो हम इस वाली का 2 बार डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका क्या करते हैं, 2 टाइम्स हम डेरिवेटिव करते हैं, तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने पे ये बनेगा y फोर्थ प्राइम प्लस का 2y डबल डैश माइनस का z डबल डैश बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से z डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस का y यहाँ पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी y फोर्थ टाइम प्लस 2y डबल डैश प्लस y बराबर 0।
ये हमारी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसे हमने केवल x में केवल y में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसे हम सोल्व कर पाएंगे, है ना। ये वाली कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो इसे हम सोल्व कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ लिख देती हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, m⁴ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एंड दिस इज m² प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, and this is m square प्लस 1 एंड एक ये बन गया m² प्लस 1 बराबर 0। तो हमें यहाँ से m की जो वैल्यू है वो मिली प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो हमारा y है, y किसका है, x का फंक्शन है, y ऑफ x क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है c1 प्लस x c2 cos x प्लस c3 प्लस x c4 sin x। ये हमारी आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब हमें z भी निकालना है, तो हम z को यहाँ से निकाल दें, यहाँ से डायरेक्टली z निकल जाएगा, या फिर आप यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ से आप y की वैल्यू रखेंगे, फिर उसका 2 बार इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा y का, तो डेरिवेटिव करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है, तो चलो कर लेते हैं। जब हमें y डैश x करना है तो हमारा बनेगा, एक बार कोस का करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का c1 प्लस एक्स c2 साइन x, और ये दूसरी वाली टर्म कोस x को एज इट इज इसका होगा तो c2 कोस x। इसी तरह इस वाली में करेंगे तो c3 प्लस एक्स c4 साइन का हो जाएगा कोस x प्लस इसका करेंगे तो c4 साइन x। अब हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि z की वैल्यू क्या होगी, y डबल डैश प्लस 2y, तो y का 2 सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हम करते हैं। तो फिर से हम एक बार साइन का करते हैं, माइनस का c1 प्लस एक्स c2 कोस x, और ये बनेगा माइनस का c2 साइन x, इसका करेंगे माइनस का c2 साइन x, इसका फिर से करा हमने माइनस का c3 प्लस एक्स c4 साइन x एंड प्लस का c4 कोस x, और यहाँ से भी c4 कोस x। तो y डबल डैश आ गया, y हमारे पास है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, z बराबर हो गया y डबल डैश x प्लस का 2y। तो y डबल डैश x ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, कोस x वाली टर्म ये है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 2 वाली आएगी, तो एक टर्म बचेगी, यानी कि हमारे पास बचेगा c1 प्लस एक्स c2 कोस x। इसी तरह ये वाली टर्म भी यहाँ पे 2 टाइम्स होगी, यहाँ पे 1 है माइनस की, तो एक बार प्लस की ये बच जाएगी c3 प्लस एक्स c4 साइन x, एंड हमारा अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, ये वाली टर्म्स और आ जाएंगी, माइनस का 2c2 साइन x एंड प्लस का 2c4 कोस x। आप इन्हें चाहें तो साइन x और कोसाइन x को इस टर्म के साथ, कोस x को इस टर्म के साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखेंगे। तो हमारा y आया, ये z आया, ठीक है। तो इस तरह आप इन्हें सोल्व करते हैं। अब हम आगे चलेंगे हमारी कि अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा हो जाए, तो इसे आप एक बार नोट कर लें, फिर मैं इसे मिटा देती हूँ। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
वो एक से ज्यादा हो जाए। Function depend upon several independent variables. Functionals या functions depend upon, देखिए फंक्शनल्स या फोर्थ पॉइंट करके आप पॉइंट टू पॉइंट वहां से लिखते आ रहे हैं तो वहां पे भी लिख सकते हैं। फंक्शनल्स डिपेंड अपॉन depends on several independent variable। ठीक है, तो अब हमें फंक्शन दिखने कैसे वाला है उस पर पहले बात करते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शनल है आई, आई के अंदर हम क्या लिखते हैं वाई। पहले तो वाई क्या था, केवल एक्स का फंक्शन था, अब वो एक से ज्यादा एक्स के अलावा और भी उसके अंदर इंडिपेंडेंट है। तो मान लिया कि x1 x2 डॉट 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 xn, n क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिन पे हमारा फंक्शन y जो क्या है डिपेंडेंट है। डिपेंड किस पे कर रहा है हमारा फंक्शन, x1 x2 xn पे डिपेंड कर रहा है। और ठीक है, हम पहले सिंपलेस्ट ही स्टार्ट करेंगे। मान लिया x नोट से x1 तक हमारी ये लिमिट्स हैं जो फिक्स पॉइंट्स हैं। जो हमारा फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट कितने हैं, x1 x2 x3 इस तरह से xn। और मान लिया जो y जो हमारा फंक्शन है वो केवल डिपेंडेंट तो केवल एक ही है। सिंपलेस्ट वे में बात करना चाह रहे हैं हम, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं लेते हैं अभी, डिपेंडेंट एक ही लेते हैं, इंडिपेंडेंट हमने मोर देन वन लिया है। डिपेंडेंट क्या है, केवल y, डिपेंडेंट क्या है y है। और इसमें फिर y का x1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y का x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसी तरह y का xn के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी होगा dx। फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वो सभी के रेस्पेक्ट में होगा। कुछ इस तरह से हमें ये हमारा फंक्शनल दिखने वाला है। तो इस तरह से हमें हमारा फंक्शनल दिखने वाला है, यानी वेरिएशनल प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। ठीक है, तो देखिए, तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या होगी उसकी हम बात करने वाले हैं। तो लिखिए द नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम इज। तो वेरिएशनल प्रॉब्लम के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, वो होगी कि हम सबसे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नेसेसरी कंडीशन क्या होगी। तो आप लोग तो पूरा सेंटेंस लिख लिए कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम इज, क्या है, हमें उस f का, ये हमारा f फंक्शन है, f का किसके रेस्पेक्ट में करते थे हम, y के रेस्पेक्ट में। तो डिपेंडेंट तो एक ही है y, तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस का d अपॉन, अब इंडिपेंडेंट x लेते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते थे, अब कितने इंडिपेंडेंट हैं, n है। तो हम क्या करेंगे, dx1 डेल f अपॉन डेल yx1, इसी तरह माइनस का dx2 डेल f अपॉन डेल yx2, इसी तरह ये चलता जाएगा d अपॉन dxn डेल f अपॉन डेल yxn। ये हमारी इक्वेशन होने वाली है। ठीक है, अब हमने सिंपलेस्ट किया है, सिर्फ इंडिपेंडेंट कोई बढ़ाया है, डिपेंडेंट हमने सिर्फ एक y लिया है और उसके डेरिवेटिव भी हमने सिर्फ
एक ही डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव वाला लेने की कोशिश की है। तो सिंगल डेरिवेटिव होगा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, तो सभी के लिए हम अलग अलग लिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए हम माइनस में ही लिखते थे, है ना, तो हम माइनस में ही लिखेंगे। तो जैसे आयलर क्वेश्चन में -1/n था, n क्या है, n वहां पे n क्या था कि हम कितने टाइम्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम है तो सभी के साथ माइनस आने वाला है जो हम पढ़ते आए हैं। यदि सेकंड डेरिवेटिव और होता, मान लिया y x1 और होता, तो हम क्या करते प्लस d2 dx1 पे स्क्वायर लगाते है ना, और फिर अंदर होता डेल f अपॉन डेल y x1, ठीक है, कुछ इस टाइप से हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन हमारी ये है और इसमें वो दो का नहीं पूछता है, ठीक है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड एन तो नहीं देंगे, दो तक वो आपको दे सकता है। और इसे हम समराइज फॉर्म में लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का समेशन डी एक्स आई डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स आई बराबर 0, और जो हमारी i की वैल्यू है वो 1 से n तक जाने वाली है। कुछ इस फॉर्म में हम इसे लिख देते हैं, और इस इक्वेशन को भी, इस नेसेसरी कंडीशन को भी एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसका नाम है आयलर ओस्ट्रोग्राडस की इक्वेशन, ठीक है, आयलर ओस्ट्रोग्राडस की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का आप नाम लिखें, क्या नाम है, आयलर ओस्ट्रोग्राडस की इक्वेशन, ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से हो, z हमारा क्या है, डिपेंडेंट, एंड x, y कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और लिमिट्स हैं वो x0 x1, ये आप x0 x1 में, चलो ऐसे छोड़ो, ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लिमिट्स में एक पॉइंट होगा, उसके अंदर मान लिया x1 नॉट x2 नॉट कुछ xn नॉट से, ये हमारा जाने वाला है x11 x21 कुछ भी ये तो नंबर है हमारे पास, लिमिट तो कुछ ना कुछ फिक्स पॉइंट है, कोई पॉइंट दिया होगा जिसमें हमारी x1 x2 xn की सारी वैल्यूज फिक्स होगी। साथ ही साथ आप इंटीग्रेशन में भी ये समझ सकते हैं कि dx लिखा है मैंने, तो x तो कुछ है नहीं, यहाँ पे n वेरिएबल है, तो आप dx को भी इस तरह दिखाएंगे, dx क्या है आपका, जो dx है वो हमारा क्या आ रहा है, dx1 dx2 dxn, ऐसे मल्टीप्लाई में, यानी कि ये n टाइम इंटीग्रेशन है, यानी एक बार आप xn के लिए करेंगे तो xn की कुछ लिमिट होगी, लास्ट वाला पॉइंट वो लगाएंगे, फिर x उसके लिए करेंगे आप xn-1, इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन करते जाएंगे, n टाइम्स के टाइप का हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। जैसे आपको सिंपली वे में समझिए, सिर्फ दो इंडिपेंडेंट लेके चलते हैं, उसके लिए समझिए, इक्वेशन तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है, ये हो गया हमारा डबल इंटीग्रेशन, f हमारा फंक्शन है x y z, z का x के रेस्पेक्ट, z का y के रेस्पेक्ट, और ये हो गया dx dy, इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। और जो हम इसकी लिमिट्स की बात करते हैं, ये लिमिट क्या होगी, लिमिट तो हमें निकालनी होगी, अब ये टू वेरिएबल में है तो टू वेरिएबल मिलके क्या बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे, तो कोई रीजन हमें मिलेगा या एक डोमेन होगा, उस डोमेन में हमें इसे इंटीग्रेट करना है, या फिर उससे हम लिमिट निकाल के इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मान लिया x0 से x1 तो x के लिए, और y0 से y1 हम y के लिए इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली वे में लिख सकते हैं कि भाई एक डोमेन है उसके लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ये डबल इंटीग्रेशन टाइप हो गया।
है, ये n टाइम वाला इंटीग्रेशन हो गया कि हमें n बार इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए जो आयलर ओस्ट्रोगोरडास की इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या होगी, यानी जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होने वाली है। अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दो एंड पार्शियल डेरिवेटिव है जो वन ऑर्डर के ही हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ही हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो हम इसके लिए लिखेंगे डेल z, या फिर z क्यों लिखेंगे, f जो फंक्शन है, डेल f अपॉन डेल z माइनस का d बाय डी एक्स, डेल f अपॉन डेल जेड एक्स माइनस का d बाय डी वाई, डेल f अपॉन डेल जेड वाई बराबर 0। अब यदि मान लो मेरा फंक्शन, आप बताइए f ऐसे होता, x y दो इंडिपेंडेंट, z डिपेंडेंट, z x z y, z x x कुछ इस टाइप से होता, z x x dx dy करके, मतलब f मेरा फंक्शन कुछ इस टाइप से होता। तो अब कैसे लिखते, अब लिखते कि हमें f का डेल f अपॉन डेल z माइनस का d बाय डी एक्स, डेल f अपॉन डेल जेड एक्स माइनस का d अपॉन डी वाई, डेल f अपॉन डेल जेड वाई प्लस का d2 dx2 डेल f अपॉन डेल जेड एक्स एक्स बराबर 0। जेड वाई वाई भी होता तो उसके लिए भी फिर एक टर्म लिखते, तो हम इस तरह से इसे लिखेंगे। अब हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, हम सारे कॉम्बिनेशंस को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी रूल फॉलो करने हैं, सारे रूल्स अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट के लिए अलग है, डिपेंडेंट के लिए अलग है। इंडिपेंडेंट बढ़ जाए तो क्या करना है, डिपेंडेंट बढ़ जाए तो हमें क्या करना है, या फिर हमारे पास पावर्स मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर बढ़ता जाए तो हमें क्या करना है, सारे रूल्स हमारे पास हैं तो हम सबका यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो एक ये बताओ, i y x1 x2 z x1, हाँ लिमिट्स छोड़ो, आप सिर्फ फंक्शन की बात करो। फंक्शन में x1 x2 इंडिपेंडेंट है, y एंड z डिपेंडेंट हैं, एंड हमारे पास है y ऑफ x1 y ऑफ x2 z x1 z x1 x1। तो आप इसके ये लिख लीजिए x1 dx2, दो बार होगा, ऐसे समझ लीजिए। तो आप इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन लेके आएंगे, एक बार इसे ट्राई करें, तब तक मैं ये रब कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश की होगी लिखने की कि हम इसे क्या लिखने वाले हैं। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, देखो जब डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, यानी दो फंक्शंस हैं, डिपेंडेंट जैसे ही बढ़ता है तो दो इक्वेशंस होगी, सीधी सी बात है, जितने डिपेंडेंट उतनी इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन होगी, एक हमें y के लिए लिखनी होगी, एक मुझे z के लिए लिखनी होगी। y जो फंक्शन है वो x1 और x2 दोनों का है, और z जो फंक्शन है वो केवल x1 का है। तो सबसे पहले y के लिए लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, डेल f अपॉन डेल y माइनस का d बाय डी x1, क्योंकि x1 और x2 दो इंडिपेंडेंट है, x1 डेल f अपॉन डेल y x1 माइनस का d अपॉन डी x2 डेल f अपॉन डेल y x2, ठीक है। अब y का हायर डेरिवेटिव नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो सिर्फ हमें यहीं पे इसे स्टॉप करना पड़ेगा, ये हमारी कंडीशन होगी। इसके बाद z के लिए लिखेंगे डेल f अपॉन डेल z माइनस का t बाय डी x1, ये तो सिर्फ x1 के लिए ही है, तो x1
डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल जेड x1 प्लस का, इसके लिए हायर में भी है डेरिवेटिव यानी 2 ऑर्डर का भी है, तो d2 dx12 डेल एफ अपॉन डेल x1 तो हम इस तरह से कंडीशंस लिखेंगे। आपको प्रॉपरली अलग अलग समझना है सारी इक्वेशंस को। जैसे आप चेक करेंगे तो आप इन्हें लिख पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको गिवन दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब वो सिर्फ नाम से पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट वैसे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उसे पूछा जाता है, स्पेशल बोलते हैं उसे, नेम से पूछ लेते हैं। तो सिर्फ उसे ही करते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं, फिर आप देख लेना। एग्जाम्पल्स आप करते रहना, कहीं पे अटको तो बता देना। एग्जाम्पल है हमारे पास वेरिएशनल प्रॉब्लम है y ऑफ x, सॉरी u है। इस बार हमने इस क्वेश्चन में u दिया है, u x कोमा y। u हमारा क्या है, डिपेंडेंट यानी फंक्शन है। u फंक्शन है किसका, x और y का, तो इंडिपेंडेंट क्या हो गए, x और y, ठीक है। और इसके लिए दिया गया है, ये किसी रीजन पे है, रीजन इन्होंने डी दिया है, तो इन्होंने लिमिट ना दे के हमें डोमेन दिया है वो, और इन्होंने दिया है डेल u बाय डेल x का स्क्वायर प्लस डेल u बाय डेल y का स्क्वायर dx dy। ये हमारे एग्जाम्पल में एक प्रॉब्लम दी गई है, और इस प्रॉब्लम को, जो ये वेरिएशनल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को नाम दिया है डिरिचलेट प्रॉब्लम, ट्रिकले प्रॉब्लम, ठीक है। इसे क्या नाम दिया है, तो आपको बाय नेम याद रखनी है कि आपसे पूछ ले तो ट्रिकले प्रॉब्लम। ये जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है इसे ये लोग ट्रिकले प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। यदि इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका जो आंसर होगा, जो इक्वेशन बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बनेगी लैपलास। तो डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं, वेरिएशनल प्रॉब्लम है हमारे पास जिसे हम ट्रिकले प्रॉब्लम बोल रहे हैं, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बनती है, ये प्रॉब्लम पता होगी तभी तो हम बता पाएंगे। तो आपको याद रखनी है लाप्लास होती है, ठीक है। ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो एफ फंक्शन क्या हुआ हमारा, एफ फंक्शन है एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई, यही दिख रहा है, इससे ज्यादा हमें नहीं दिख रहा। यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। अब इसके लिए हम करते हैं डेल एफ अपॉन डेल यू माइनस का डी बाय डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स माइनस का डी बाय डी वाई डेल एफ अपॉन डेल यू वाई बराबर 0। ये इक्वेशन होगी आयलर ओस्ट्रोगैडस की इक्वेशन, उसका हम यूज करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है। तो क्या होगी, u के रेस्पेक्ट इसका 0 माइनस का d बाय डी एक्स, यू एक्स के रेस्पेक्ट 2ux माइनस का d बाय डी वाई 2u वाई बराबर 0। और माइनस तो हम हटा भी सकते हैं, 2 को भी हटा सकते हैं, तो u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई बराबर 0, डेट इज लाप्लास ऑफ u बराबर 0। और ये इक्वेशन ही क्या कहला रही है, लाप्लास इक्वेशन, ये लाप्लास इक्वेशन कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस तरह से पूछ लेते हैं। एक और है, वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसी में थोड़ा चेंज कर दूं क्या, नहीं होगा, ये तो नोट कर लो, मैं नीचे क्वेश्चन नीचे लिखती हूँ, सॉल्यूशन ऊपर करते हैं, ठीक है।
y ऑफ u x y z इस बार 3 का है, तो इन्होंने क्या दिया है, ये कोई भी हमारा डोमेन होगा उस पे कर रहा है यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस का कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड का। एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, इसे प्लस का 2u इसके साथ मल्टीप्लाई में है, एंड ये है dx dy dz। तो इसके लिए भी जो हमसे नेसेसरी कंडीशन ही पूछी जाती है, सॉल्यूशन नहीं पूछा जाता। सॉल्यूशन पूछेंगे भी कैसे, हमें एफ फंक्शन ही नहीं पता, एफ फंक्शन क्या है, इसको तो हम फिर भी पार्शियल डिफरेंस, ये पार्शियल में जाने लग गए ना। अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे ही बढ़े, हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना मिलके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने लगी, तो हमें पीडी की तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें तो एफ जो फंक्शन है वो अननोन फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए कंडीशन होगी डेल एफ बाय एफ, क्या हम कैपिटल एफ मान लेते हैं, जो फंक्शनल है उसे कैपिटल एफ मान लेते हैं। तो डेल कैपिटल एफ बाय डेल यू, यू का फंक्शन कौन सा है इसमें, ये वाला, तो इसमें क्या मिलेगा 2f एक्स वाई जेड का फंक्शन माइनस डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स यू एक्स के रेस्पेक्ट में 2u माइनस का डी बाय 2u एक्स, और इसी तरह 2u y और माइनस का डी बाय डी जेड, ये हो गया 2u z बराबर में 0। और इसे जब हम सोल्व करेंगे 2 तो हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये हमारा बन जाएगा u x प्लस u y प्लस u z बराबर f x y z। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको इक्वेशन समझ आई होगी, कंडीशन हमारी समझ आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आइसोपैरामेट्रिक इक्वेशंस की, जिसमें हमारे पास एक फंक्शनल होगा, फंक्शनल के साथ एक गिवन कंडीशन और होगी, यानी एक कंडीशन और होगी। चलो हम नेक्स्ट क्लास में उसकी अच्छे से बात करेंगे पूरी कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू, शेयर विद योर फ्रेंड्स।